हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। हम डिस्कस कर रहे थे 2024 का PYQ केमिस्ट्री का 12th क्लास केमिस्ट्री, जिसमें हमने 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, उनके डिटेल सॉल्यूशन भी हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख के आएँ। आज हम करने वाले हैं सेक्शन सी, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, 3rd मार्क के नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में पूछा गया है 2024 में सेट बी के PYQ में, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेलो। अब देखो ये डेलो क्या होता है, डेलो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो वो पूछा है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है यानी जो इसकी वैल्यू हो क्या कौन कैसे डिसाइड होती है एक्चुअल कॉन्फिगरेशन के ऊपर। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या दे रखी है D4, अगर D4 कॉन्फिगरेशन है तो हम इसका आंसर देखेंगे कि हम लिखते कैसे हैं। तो देखो सबसे पहले हमने इसको डिफाइन करना है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है। तो देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कह लें या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कह लें, ठीक है। इट इज द एनर्जी, आप लिख सकते हैं इट इज द एनर्जी which is gained by electron two या फिर four filling up the orbital is called crystal field stabilization energy। तो क्या बता दिया हमने, ये वो एनर्जी होती है जो किसके द्वारा गेन की जाती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा गेन की जाती है। क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी फिलिंग अप यानी उनको भरने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो स्टेबल हो जाए, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो जनरली 0 या 0 से कम ही रहती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इट्स मैग्नीट्यूड जनरली इट्स मैग्नीट्यूड इज 0 और लेस देन 0 और लेस देन 0। जनरली क्या रहती है इसकी 0 और लेस देन 0 रहती है। इफ यदि क्या हो जाए, इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 0, अगर इसकी मैग्नीट्यूड 0 हो जाती है तो वो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। और अगर इसकी 0 से कम होती है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो हम लिखेंगे इफ इट्स वैल्यू इज 0 देन द कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल। देन द कॉम्प्लेक्स इज क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। फिर हम पढ़ेंगे इफ इट्स वैल्यू इज लेस देन 0, अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती है 0 से। if its value is less than 0 then the complex is stable। तब कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाया जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए एक बार। देखो अब हम बताते हैं कि मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड है जो डेलो की वो डिपेंड कैसे करती है। तो आप बता सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डेलो इज डिपेंड ऑन वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। फिर आप 3 चीज़ें भी कह सकते हैं। पहली जो चीज़ है वो करता है नंबर ऑफ लिगेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा नेचर ऑफ लिगेंड्स के ऊपर, ठीक है। और तीसरा है आपका पेयरिंग एनर्जी। इन तीनों चीज़ों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम किसका ले लेते हैं, D4 कॉन्फिगरेशन का, ठीक है। तो आप देखिए हम लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ D4 कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो देखो कैसे मतलब इसकी एनर्जी डिपेंड करती है। तो हमने कई सारे केसेस पढ़ रखे हैं हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। देख लेते हैं एक बार, इसको साफ कर देते हैं फिर समझ में आ जाएगा। देखो हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। D4 कॉन्फिगरेशन का हम एग्जांपल लेके चले हैं। हमने जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ी है वो इस टाइप से पढ़ रखी है हमने, है ना। यहाँ पे होते हैं हमारे T2Z ऑर्बिटल, यहाँ पे होते हैं हमारे EZ ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा बेरी सेंटर होता है, इसको कहा जाता है बेरी सेंटर, ठीक है। अब क्या होता है इसके ऊपर जो मान लेते हैं ये जो डेलो है ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ठीक है। तो हमारे पास में D4 कॉन्फिगरेशन है। इफ यहाँ पे दो केस बन जाते हैं कैसे, यदि जो पेयरिंग एनर्जी है या फिर हम कह रहे हैं कि जो डेल वो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या हो, वो ज्यादा हो किससे, पेयरिंग एनर्जी से, वो क्या हो ज्यादा। अब देखो ये वाली एनर्जी अगर ज्यादा हो जाएगी तो जैसे इलेक्ट्रॉन भरने हमने 4, क्योंकि D4 कॉन्फिगरेशन 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 2 3। अब ये अगर ज्यादा होगी तो 4th इलेक्ट्रॉन उछल के इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो जाएगा, T2G ऑर्बिटल में ही फिल हो जाएगा। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, इफ डेलो इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी देन 4th इलेक्ट्रॉन will be filled in the lower energy orbital। तो किस में फिल्ड हो जाएगा, वो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में फिल्ड हो जाएगा। कौन सा ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल में। तो पहला केस तो आपका ये बन जाता है अगर ये ज्यादा होती है। फिर दूसरा केस आपका कौन सा बनता है, अगर ये कम हो जाए, अगर ये एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो देखो अगर ये कम हो जाती तो ये जो 4th इलेक्ट्रॉन भरना होता है हमें, अगर ये कम हो जाती तो 4th इलेक्ट्रॉन चल के इसमें चला जाएगा, है ना। तो दूसरा केस आपका क्या बन जाता है, इफ
डेल हो क्या हो, कम हो, किससे हो, पेयरिंग एनर्जी से। तो हम क्या लिख सकते हैं, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन दी हायर एनर्जी ऑर्बिटल, और वो हायर एनर्जी की ऑर्बिटल कौन सी है, ईजी ऑर्बिटल। ठीक है, और आपको एक और डेफिनेशन बता दूं कि ये जो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पेयर करने के लिए, उस एनर्जी को कहा जाता है पेयरिंग एनर्जी। द एनर्जी, यहां पे मैं लिख भी देता हूं इसकी डेफिनेशन, अगर कोई पूछ ले आपसे तो क्या होती है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू पेयर अप इन द सेम ऑर्बिटल के अंदर, सेम ऑर्बिटल के अंदर पेयर करने के लिए। हालांकि अगर देखो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है दूसरा भी आ रहा है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, ठीक है, तो उस रिपल्सन के दौरान अगर वो एनर्जी है उसके पास में तो पेयर कर जाता है। ठीक है, तो ये वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर होती है फॉर पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दी सेम ऑर्बिटल। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वीबीडी। किसके आधार पर पूछ रहा है, हमने इन कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है, किसके आधार पर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पे। तो देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। इसमें सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, साइनाइड के कॉम्प्लेक्स को यानी आयरन के कॉम्प्लेक्स को हम लेके चलते हैं, तो हम स्टेप वाइज लिखेंगे। ठीक है, स्टेप जो सबसे हमारा पहला स्टेप होता है, देखो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हम कैसा कर रहे हैं, पहले सॉल्यूशन का जो पहला स्टेप होगा हमारा, उस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, उस स्टेप के अंदर हम सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, आयरन को हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, ठीक है, प्लस में लिगेंड्स कितने अटैच हैं, 6 अटैच हैं, तो 6 लगा देते हैं। अब एक साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, तो -1 लगा देते हैं। और बराबर में क्या लिखा जाता है, जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज होता है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर में -4 आ जाएगा। ठीक है, तो x -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 6 -4, x इज इक्वल टू 2। यानी इस आयरन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आयरन देखो हमें पता है आयरन प्रेजेंट होता है 26वें नंबर पे। ठीक है, इसकी एक ट्रिक होती है भाई। ठीक है, देखो हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो इसको देखो ये 21वें नंबर पे आता है, ये 22वें पे, ये 23वें पे, ये 24वें पे, ये 25वें पे, ये 26वें पे, ये 27वें पे, ये 28वें पे, ये 29वें पे और ये 30वें पे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आयरन, आयरन आता है 26वें नंबर पे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, अब मैं लिख भी देता हूँ कि हमारा सेकंड स्टेप होता है फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने का। आयरन आता है 26वें नंबर पे, क्या हो जाएगी 3d6 4s2। अब यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली हमने, 2 निकाली है। तो आयरन की जब आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, देखो +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुके हैं, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो कितनी बची, 3d6 बची है। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3d6। अब 3d ऑर्बिटल के अंदर अब हम ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। देखो 3d ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, 2 3 4 5। ठीक है, 3d 4s ऑर्बिटल और एक बना लेते हैं हम 4p ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो इसमें आए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट इसमें आ जाएगा 6। अब हमें पता है साइनाइड जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होता है तो इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की वो पेयरिंग करवा देता है। इलेक्ट्रॉन की क्या करवा देता है, पेयरिंग। तो यहाँ पे इसके स्थान पे कौन सा ऑर्बिटल बन जाएगा, एक दूसरा ऑर्बिटल बन जाएगा जहाँ पे आपको पेयरिंग करके दिखानी है। तो देखो यहाँ पे 1 2 इसकी पेयरिंग यहाँ पे हो गई, तो ये हो गया, इसकी पेयरिंग यहाँ हो गई, तो ये हो गया। अब देखो ये बन गया 3d 4s एज इट इज खाली था, है ना, और p भी क्या था हमारा, खाली था। तो देखो यहाँ पे अब हमारे कई सारे क्वेश्चन के जवाब मिलते हैं। देखो पहला क्या निकलता है, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कॉम्प्लेक्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, देखो 6 साइनाइड आएंगे, एक साइनाइड यहाँ आ जाएगा, एक साइनाइड यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन गई, D2sp3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन गई। ठीक है, अब देखो इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। तो इसका अगर नेचर पूछता है तो कैसे नेचर का है, ये डायमैग्नेटिक का है, डायमैग्नेटिक का है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो देखो जिसका भी d ऑर्बिटल पहले आता है ना, अगर ये D2sp3 ना होके sp3d2 होता तो हम उसे क्या कहते थे, ऑक्टाहेड्रल, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह देते। लेकिन ये d क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, पहले वाले ऑर्बिटल का आ रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, फर्दर लास्ट पॉइंट में हम क्या बता सकते हैं कि ये कौन से स्पिन का है, लो स्पिन का है या हाई स्पिन का है। तो वही बात है कि अगर डी आपका ये पहले लिखा हुआ है तो लो स्पिन का है, डी अगर बाद में होता जैसे sp3d2 होता तो हाई स्पिन का हो जाता। तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है, लो स्पिन का है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी बातों को क्या करना है, स्टेप टू स्टेप वाइज आंसर देना है। ठीक है, अब हम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। यहीं पे सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया था, हमने निकालनी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकालो यहाँ पे, इसको हम x मान लेते हैं, प्लस में जो फ्लोरीन है वो कितने हैं, 6 हैं, एक फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो x -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 -3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ पे हमें पता चल गया, पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया कि कोबाल्ट के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3 है। ठीक है, अब कोबाल्ट अगर +3 फॉर्म में है तो यहाँ पे देखो, एक सेकंड, यहाँ पे देखो, अब कोबाल्ट आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिख लेते हैं कोबाल्ट की। तो ये किस नंबर पे आता है, देखो यहाँ पे कोबाल्ट आता है 27 नंबर पे। तो 27 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी, 3d7 4s2। ठीक है, अब कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो +3 फॉर्म में प्रेजेंट है ना। तो कहाँ हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, कितने बचे 3d6, कितने बच गए 3d6। अब फिर से वही बातें, तो हम क्या बना लेंगे, अब इनके क्या बना लेंगे, ऑर्बिटल्स बना लेंगे इस तरीके से।
ये हमने ऑर्बिटल बना लिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन होता है वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है आ गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो आ गए, लेकिन ये होता है वीक फील्ड लिगेंड, जिसकी वजह से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन की जो हम पेयरिंग करवा रहे थे पिछले केस में वो हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। अब अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे तो s का ऑर्बिटल आ गया, यहाँ पे p का ऑर्बिटल आ गया। अब फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन है 6, तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, आए तो 4 ही। अब 2 कहाँ से आएंगे, तो वो आएंगे आउटर वाले ऑर्बिटल के ऑर्बिटल से। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक सेकंड में, देखो तो देखो ये किसके थे 3d के, है ना, ये किसके थे 4s के, ये किसके थे 4p के। तो अब जो फ्लोरीन जो आएगा वो आउटर ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स में आएगा इस तरीके से, देखो ये हो जाएगा 4d। अब यहाँ के 2 ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे फ्लोरीन के लिए, है ना, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी इस वाले कॉम्प्लेक्स की, देखो sp3d2, जिसमें फ्लोरीन आए हैं बस वही हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स की बन गई sp3d2, है ना। कॉम्प्लेक्स कैसा है, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते तो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स है आपका पैरामैग्नेटिक। अब देखो अब कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आप नहीं कह सकते क्योंकि आउटर वाले ऑर्बिटल ले रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैसा आ गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। फर्दर कौन सा स्पिन है, लो स्पिन है, हाई स्पिन। देखो अगर आउटर ऑर्बिटल आ रहे हैं तो कौन सा स्पिन होता है, हाई स्पिन होता है, तो यहाँ पे आ गया हाई स्पिन। तो इस तरीके से आपने इस पूरे क्वेश्चन का आंसर देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अब इसके 3 पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है। पहले पार्ट में क्या क्या रखा है, pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलामीन, है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे हम। एनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, बेंजीन होती है और बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है और हमें पता है इसके पास में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मिथाइलामीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, CH3NH2। ये किसका होता है, ये होता है मिथाइलामीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Kb की वैल्यू के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है pKb की वैल्यू के, है ना। तो जिसकी वैल्यू pKb की ज्यादा होगी वो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कम होगी। तो यहां से कहने का मतलब क्या है कि जो एनिलीन की अगर मोर pKb वैल्यू है तो ये कैसा होगा, लेस एसिडिक, मतलब लेस बेसिक होगा, है ना। और ये कैसा होगा, अगर इसकी वैल्यू कम है और अगर कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसकी ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, मोर बेसिक होगा, है ना। बस वो रीजन पूछ रहा है हमसे कि इसकी जो pKb की वैल्यू है वो हाई क्यों होती है। तो इसकी pKb हाई वैल्यू होने का कारण ये है कि इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेजोनेंस प्रोसेस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब जब इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं। अब अगर ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है तो ये डोनेशन भी नहीं करेगा, तो ये क्या नहीं करेगा, डोनेशन भी नहीं करेगा। और जो मॉलिक्यूल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं करते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उनकी कम होती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, लेस बेसिक होते हैं। और यही कारण है कि इनकी pKb की वैल्यू क्या होती है, मोर होती है, pKb की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। अब बात आ जाती है हमारे मिथाइलामीन की, इसकी आ जाती है मिथाइलामीन की। अब देखो इसमें क्या होते हैं, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्रीली अवेलेबल होते हैं। और अगर ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं तो इजीली डोनेशन भी कर देंगे। और जो भी स्पीसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देता है वो कैसा होता है, मोर बेसिक होता है। कैसा होता है, मोर बेसिक होता है। और जो मोर बेसिक होता है उसकी pKb की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो यही रीजन है कि जो एनिलीन है उसकी pKb की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मिथाइलामीन। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन तो आप कैसे लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बिकॉज एनिलीन don't have freely available electron for donation. That's why aniline has more pKb value, तो इस तरीके से आप उनका आंसर दे सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, उसमें क्या कह रहा है, कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड इनटू 2-फिनाइल इथेनामाइन। देखो बिल्कुल ही आसान कन्वर्जन है, 1 नंबर में है। सेकंड पार्ट है 3 का, क्या है, सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो बेंजाइल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है बेंजीन के ऊपर CH2Cl मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है। जब हम बेंजाइल क्लोराइड के अंदर, बेंजाइल क्लोराइड इसके अंदर हम क्या डाल दें, अगर हम इसके अंदर KCN डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये जो Cl है ये क्या करता है, ये K पॉजिटिव के साथ में निकल जाता है, क्या बनके माइनस में KCl बनके, और साइनाइड मॉलिक्यूल CH2 से अटैच हो जाता है, बेंजाइल साइनाइड बन जाता है यहाँ पे इस तरीके से CH2CN। अब हमें पता है साइनाइड के अंदर 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। फर्दर हम क्या करते हैं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं। फर्दर हम इसमें क्या डाल देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, जो भी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है जैसे LiAlH4 ये आप डाल दीजिए, ठीक है। ये क्या करेगा, ये क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन करता है, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है यानी रिडक्शन करता है। देखो पहले ये एक बॉन्ड तोड़ेगा, एक बॉन्ड तोड़ने के नाम का हाइड्रोजन यहाँ दे देगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ दे देगा, फिर ये दूसरा बॉन्ड तोड़ेगा, दूसरे बॉन्ड तोड़ने का हाइड्रोजन यहाँ दे देगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन यहाँ दे देगा, और ये क्या बना देगा, फिर यहाँ पे हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बन जाएगा जिसका नाम है क्या, 2-फिनाइल इथेनामाइन। देखो CH2 यहाँ पे क्या हो गया, CH2 बन गया, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या बन गया, NH2 बन गया, तो सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम है 2-फिनाइल इथेनामाइन, ठीक है। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाई डू प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्सरी अमीन्स। तो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्राइमरी अमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके का होता है भाई प्राइमरी अमीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है हमारा प्राइमरी अमीन। और टर्सरी अमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो N, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप अटैच होता है और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप अटैच होता है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट हाई होने के लिए क्या होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है हमारा इस तरीके का H, ये क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ये क्या करेगा, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, लेकिन इसके साथ में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है, वाटर मॉलिक्यूल की कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यही रीजन है कि जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज कम्पेयर टू टर्सरी अमीन। तो इसका रीजन कैसे लिखेंगे, बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल या फिर H2O मॉलिक्यूल बाय प्राइमरी अमीन, कि प्राइमरी अमीन के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल से क्या बना ली जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली जाती है, जिसके कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारा कि हमसे क्या पूछ रहा है, उस अमाइड का नाम बताओ जो हमें क्या देगा, प्रोपेनामाइन देगा, ठीक है। तो प्रोपेनामाइन सबसे पहले हमें हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आनी चाहिए। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में हम क्या पढ़ते थे, हम पढ़ते थे कि हमारे पास में कोई अमाइड होता था इस तरीके का, और उसके अंदर हम क्या डाल देते थे, ब्रोमीन प्लस में KOH डाल देते थे, और क्या हो रहा था, यहाँ से फिर एक कार्बोनिल ग्रुप क्या हो जाता था, डिलीट हो जाता था, और हमें मिल जाता था एनिलीन। क्या मिल जाता था, एनिलीन मिल जाता था, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मुझे प्रोपेनामाइन चाहिए, तो प्रोपेनामाइन बना लेते हैं सबसे पहले, CH3 CH2 और NH2। तो ये बन गया हमारे पास में प्रोपेनामाइन। और जो भी मतलब जैसे एनिलीन बनाया था तो एक कार्बन डिलीट हुआ था, तो उसी प्रकार से अगर मुझे प्रोपेनामाइन बनाना है तो मैं जो अमाइड लूंगा वो लगभग 4 कार्बन का लूंगा। देखो इस तरीके से CH3 CH2 C डबल, देखो C डबल बॉन्ड O NH2। देखो अब यहाँ पे अगर ये रिएक्शन में अप्लाई करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ब्रोमीन प्लस में KOH अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप डिलीट हो जाएगा। तो कितने बचे, CH3 CH2 और NH2, यही हमें बनाना था। यही क्या है हमारा, यही है हमारा प्रोपेनामाइन। और ये प्रोडक्ट क्या है, इसी का वो यूपीएससी ने पूछ रहा था, यूपीएससी ने कैसे बनाते हो। देखो पहले कार्बन मिल लो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने हैं 4, 4 का क्या बन जाएगा, ब्यूट, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा, एन। अमाइड है तो क्या बन जाएगा, अमाइड। तो क्या नाम बन गया इसका, ब्यूटेनामाइड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रेंथ। अब हमें पता है कि जो बेस किस पे डिपेंड करता है, केबी वैल्यू या पीकेबी वैल्यू पे डिपेंड करता है, और हमें पता है कि जो बेस, उन्हें हम बेस कहते हैं जो डोनेट कर देता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया के पास में क्या है, अमोनिया के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये है एनिलीन, ठीक है। देखो हम इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 और इसे हम दे देते हैं 4, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एनिलीन की। एनिलीन के पास में क्या होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेजोनेंस प्रोसेस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण ये तो फ्रीली अवेलेबल होते ही नहीं है, ये तो फ्रीली अवेलेबल होते ही नहीं है। और अगर ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं तो ये डोनेट नहीं कर पाएंगे, डोनेट नहीं कर पाएंगे तो ये बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बिल्कुल लेस होगी। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट है वो बिल्कुल कहाँ जाएगा, बिल्कुल लास्ट में जाएगा, ठीक है। फिर कहाँ जाते हैं, फिर हम आ जाते हैं अमोनिया के ऊपर। अब देखो अमोनिया से पहले हम चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेकेंडरी अमीन के कुछ ऊपर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 क्या लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना होता है। तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा जल्दी मतलब वो डोनेट कर सकता है, उतनी ज्यादा डोनेट करेगा, तो ये क्या करते हैं, उतनी ही आसानी से डोनेट कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे केवल आपको एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो ये तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, केवल एक ही मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा पाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं अमोनिया के ऊपर, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि ये तो बिल्कुल भी मतलब डोनेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके पास में तो अवेलेबल है थोड़े लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। फिर कौन सा होगा सबसे फिर इसके बाद में जो ज्यादा करेगा, जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो इसकी तीसरे नंबर वाले की होगी, और लास्ट जो सबसे ज्यादा होगी वो किसकी होगी, हमारी 4th नंबर वाले की होगी। तो ये क्या है, आपका करेक्ट ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हम करते हैं कि हमें एक टेस्ट का नाम बताना है जो डिस्टिंग्विश करता है एनिलीन और बेंजाइलामीन को। तो देखो यहाँ पे एक ही नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सिंपल सा दे सकते हैं कि एक तो आपका जो डाई टेस्ट होता है, डाई टेस्ट वो कौन शो करता है, वो एनिलीन तो शो कर देता है, एनिलीन तो शो कर देता है, लेकिन बेंजाइलामीन आपका शो नहीं करता है, बेंजाइलामीन आपका शो नहीं करता है। और दूसरा आप बता सकते हैं, दूसरा एक कार्बाइल अमीन रिएक्शन होती है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये भी क्या होती है, इसको एनिलीन तो ये शो कर देता है, लेकिन बेंजाइलामीन शो नहीं करता है, बेंजाइलामीन शो नहीं करता है। तो इस तरीके से एक नंबर में आप लेके आ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, कन्वर्ट फिनॉल 2 ओल इनटू प्रोपेन। देखो बिल्कुल ही आसान कन्वर्जन है, प्रोपेन 2 ओल। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 2 पे क्या है, ओल ग्रुप, यानी 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो मैंने ये लगा दिया, और बाकी की वैलेंसी कौन पूरी कर देता है, हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो मैंने ये यहाँ पे बना लिया इस तरीके से, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपने रिएक्शन पढ़ी होगी कि जब कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला जाता है और ये किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तब क्या होगा, यहाँ से H मॉलिक्यूल और यहाँ से OH मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनके बाहर निकल जाएगा,
ठीक है। और ये दोनों बॉन्ड आपस में क्या कर लेते हैं इस तरीके से, जैसे ये वाले जो बॉन्ड बचते हैं ये आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। तो आप बना लीजिए, यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका प्रोपीन। बिल्कुल सिंपल कन्वर्जन है, इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें क्या कर रहा है, फिनॉल को आपने कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये भी बिल्कुल आसान रिएक्शन है। देखो पहली ये हो गई, दूसरी हमारी किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप फिनॉल बना लीजिए। फिनॉल में जब आप क्या डाल देंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल देंगे। नाइट्रेटिंग मिक्सचर मतलब HNO3 और H2SO4 डाल देंगे, तो यहाँ से NO2 ग्रुप रिलीज होते हैं। कौन सा ग्रुप रिलीज होते हैं, NO2 ग्रुप एक्सेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, जो कि कहाँ से बढ़ जाते हैं, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लग जाते हैं। और आपका क्या बन जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल आपका बनके रेडी हो जाता है। OH ग्रुप, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप लग जाता है, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप लग जाता है और यहाँ पे भी NO2 ग्रुप लग जाता है। तो ये क्या बन गया आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछ ले, कॉमन नेम आपसे पूछ ले, तो इसी को कहा जाता है पिक्रिक एसिड। क्या कहा जाता है, पिक्रिक एसिड। देखो ये हमारे दो कन्वर्जन थे, अब हम थर्ड कन्वर्जन करते हैं। तो एक बार इसे साफ कर लेते हैं फिर हम करते हैं। देखो थर्ड कन्वर्जन है हमारा फिनॉल इनटू सैलिसैल्डिहाइड में बनाना है। अब आपने ये कन्वर्जन सुना होगा किस नेमिंग रिएक्शन के अंदर, राइमन-टाइमन रिएक्शन के अंदर, राइमन-टाइमन रिएक्शन के अंदर, जो कि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, इसमें फिनॉल के अंदर इस तरीके से आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है। फिनॉल के अंदर आप क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। जैसे ही आप ये डालते हैं आपका क्या बनकर रेडी हो जाता है, आपका बनकर रेडी हो जाता है सैलिसैल्डिहाइड OHCH। ये एक नंबर भी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सिर्फ रिएक्शन लिखी है, अदरवाइज इसका पूरा मैकेनिज्म पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उसमें हम क्या कह रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो पहले ऑर्डर की जो रिएक्शन है, सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन of the first order reaction is twice the required for completion of 90% of the reaction। ये कह रहा है कि 99% कंप्लीट होने की रिएक्शन के लिए जितना टाइम लग रहा है वो क्या है, वो दुगना है किससे, जितना 90% कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन हो रहा है। मतलब ये प्रूव करना है हमने, ठीक है। तो अब इसने जिक्र किसका किया है, इसने जिक्र किया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, देखो सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो इस तरीके से करेंगे हम, हमें पता है हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कितना क्या होता है, T = 2.303/K log of n, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं A/A-x। इस तरीके से होता है हमारा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन। तो देखो हम दो कैटेगरी बना लेते हैं यहाँ पे कि एक तो हमारा जो टाइम रिक्वायर्ड है 99% कंप्लीट हो रहा है ना। देखो 99% से आप क्या समझते हैं, इसे आप समझते होंगे कि 99 अपॉन में क्या होता है 100 होता है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0.99 है ना, यही होगा। तो देखो किस तरीके से होगा 2.303 अपॉन में क्या हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है, लॉग ऑफ A अपॉन में। अब देखो ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में से ही क्या घट रहा है 99% यानी 0.99 A घट रहा है, तो माइनस 0.99 A इसमें से घट रहा होगा। सिमिलरली वहाँ पे हम क्या करेंगे 90% के लिए कर देंगे, 90% के लिए तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2.303 अपॉन में K लॉग ऑफ A एज इट इज है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है माइनस में। अब 90% के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। 90% के लिए आप करेंगे तो 90/100 होगा, 10 हो गया, 0.9 ही होगा, है ना। तो 0.9 या फिर A या फिर 0.90 A भी लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से A कॉमन आ जाएगा और A अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं चलो मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ इस तरह, देखो ये एज इट इज लिख देंगे आप T99%, ठीक है। ये सारी चीज़ें एज इट इज लिखी जाएंगी यहाँ तक। A अपॉन में यहाँ से क्या आ गया, A कॉमन आ गया तो 1 - 0.99 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा T90% जब आप निकालेंगे, देखो ये चीज़ें एज इट इज लिखी जाएंगी यहाँ पे A अपॉन में A यानी 1 - 0.9 हो जाएगा, है ना। तो देखो अब यहाँ से इसको माइनस कर लेते हैं, देखो ये वाला तो ये वाला कट जाएगा एज इट इज, है ना। अब देखो 1 में से 1.00 में से हम क्या घटाएंगे 0.99 हम घटा देंगे, तो घटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 10 में से 9 गया, एक यहाँ पे क्या रहेगा 9 की 0 आ गई और पॉइंट में यहाँ पे 0 रहेगी तो 0.01 बच जाएगा यहाँ पे, है ना। तो T99% क्या बच गया, ये सारी चीज़ें एज इट इज 1 अपॉन में 0.01, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कर लो T90%, देखो ये सारी चीज़ें एज इट इज, ये वाला कट गया, इससे 1 में से 0.9 घटाओ, देखो 1.0 में से क्या घटाना है 0.9 घटा दो, 10 में से 9 गया, एक बच गया 0.0 तो 0.1 बच गया यहाँ पे, यानी 1 अपॉन में 0.1, ठीक है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से T99% इज इक्वल टू ये एज इट इज 1 अपॉन में, इसे लिख सकते हैं आप 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे आप क्या लिख सकते हैं T90% इज इक्वल टू ये सारी चीज़ें 1 अपॉन में 10 की पावर -1, है ना। जब ये पावर ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाएंगी। एक बार देखो इसे मैं साफ कर लेता हूँ फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये T99% है हमारे पास में, देखो ये जो चीज़ें हैं 2.303 अपॉन में K लॉग ऑफ, देखो ये 10⁻² अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻² बन जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे कर दो, देखो T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में K लॉग ऑफ, ये क्या हो गया 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻1 या फिर एक ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पावर ऊपर होती है वो पावर क्या जाती है, आगे आ जाती है। तो 2 को हम आगे ले आएंगे तो कर दो T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में K लॉग ऑफ, यानी 2 इंटू में 2 लॉग ऑफ, इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक सेकंड, इस तरीके से इंटू में 2
ठीक है। और log 10 क्या होता है, log 10 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे log 10 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, तो T90% क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.303 अपॉन में k। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर नाम मान लो 2। अब क्या करोगे आप, डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, देखो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 है ना, कर दो। देखो क्या आएगा, T99% अपॉन में क्या आ जाएगा, T90% इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये वाला इससे तो ये वाला कट जाएगा है ना, बचेगा क्या, ऊपर सिर्फ 2 ही बचेगा। फिर इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा T99%, देखो इसको वहाँ पे लेके जाएंगे तो मल्टीपल में हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू T90%। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही वो हमसे पूछ रहा था कि जो टाइम रिक्वायर्ड है 99% के लिए वो क्या है, वो दुगना है किसके कंपैरिजन में, 90% के। यही उसने बताया है। देखो 99% का जो टाइम है वो दुगना है 90% के कंपैरिजन में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन थ्रू ग्राफ। देखो कंसंट्रेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हम पढ़ते हैं सबसे पहले। देखो सॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर देखना है दोनों केसेस में। एक हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखना है और एक हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखना है, ठीक है। देखो क्या होगा भाई, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, कोई बीकर है, बीकर के अंदर मान लेते हैं 2 आयंस प्रेजेंट है, ए और बी आयन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। पहले हमने उसके अंदर पानी लिया 1 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर पानी के अंदर पहले कितने थे, 2 आयन थे, ठीक है। जैसे ही मैंने इसके अंदर डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन मैंने इंक्रीज किया तो क्या हो गया, अब देखो पानी कितना हो गया, 2 लीटर हो गया इसके अंदर है ना, 2 लीटर पानी हो गया। तो जो कंसंट्रेशन आयंस की, अब 2 लीटर के अंदर 2 आयन है तो कंसंट्रेशन क्या हुई है, कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हुई है आयंस की। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है तो क्या हुआ है, जो आयंस का जो ईज ऑफ फ्लो है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस का, यानी दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही थी वो क्या हो रही है, पहले ज्यादा थी अब क्या हो रही है, वो कम हुई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुई है, डाइल्यूशन के जैसे बढ़े है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई है तो इनके बीच में क्या हुआ है, ईज ऑफ फ्लो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ईज ऑफ फ्लो क्या हुआ है, इंक्रीज। अब जितनी ज्यादा ही मूवमेंट करेंगे उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो अगर आपसे पूछ ले कि डाइल्यूशन के दौरान कंडक्टेंस बढ़ती है या घटती है, तो आप क्या बताएंगे, कंडक्टेंस बढ़ती है, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो एक तो पॉइंट हो गया हमारा ये कि जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ते हैं कंडक्टेंस हमारी बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे देखी जाती है कि कंडक्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। देखो क्या होता है दोनों केसेस में, एक होता है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमारे पास में HCl है, अगर मैं HCl को एक्वस मीडियम के अंदर डालूंगा तो ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो क्या होती है, वो 100% होती है, 100% होती है। यानी डाइल्यूशन जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिपेंड ही नहीं करेगी, नॉट डिपेंड, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे हम कह देंगे हमारे पास में CH3COOH है, ये क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे ही आप इसके अंदर डाइल्यूशन करेंगे ये अपने आयंस में टूट जाएगा, CH3CO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव में टूट जाएगा, है ना। तो ये बात क्या होती है कि जैसे जैसे इसके अंदर डाइल्यूशन हम करते हैं, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं और डाइल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं तो कंसंट्रेशन तो क्या होती है, डिक्रीज होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। ये बात किसने बताई थी, ये बात हमें बताई थी ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ने भाई, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ने ये बात हमें बताई थी कि किस फॉर्म में बताई थी, उसने हमें एक डेरिवेशन दिया था जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर आती है, √k/c। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगी, इंक्रीज होगी। ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि देखो कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में बना देते हैं। देखो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप ग्राफ बनाते हैं इसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो कंसंट्रेशन क्या होगी, टाइम के साथ में डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखो ये कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक समय ऐसा आएगा जहां पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पहुंच जाएगी डाइल्यूशन के ऊपर। उस डाइल्यूशन को कहा जाता है यानी उस कंडक्टिविटी को कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्या लगा देते हैं, हम 0 से लगा देते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आपसे पूछता, क्योंकि अब जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बढ़ रहा है तो क्या होगा, देखो कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के केस में कंसंट्रेशन तो आपकी डिक्रीज होती है, डिक्रीज हो रही थी। लेकिन एक समय ऐसा है कि मतलब ये क्या होगी, कहीं पे मिली ही नहीं, ये कहीं पे मिली ही नहीं। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। किस केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए केस में हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम एक लॉ इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं पोलरॉज लॉ। तब इसका ओरिजिन हुआ था, इसने हमें कैलकुलेट करके बताया था वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अब कहता है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि वेरिएशन क्या हो रही है, कंडक्टिविटी कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है, कंडक्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि मतलब जो हम मतलब क्या हो रहा है कि वेरिएशन बतानी है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन थ्रू ग्राफ। तो ये तो हमने बता दिया कि कैसे कैसे हो रही है। आप मैथमेटिकली बता सकते हैं, हमें पता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है वो होता है कापा इनटू में वॉल्यूम, है ना।
तो देखो अब यहाँ पे अगर आप कंडक्टिविटी देखेंगे यानी कापा की वैल्यू देखेंगे तो पहले तो 1 लीटर के अंदर कितने थे, 2 आयन थे, तो 2 आयन थे 1 लीटर के अंदर, तो कितनी थी 2 आयन यानी कंडक्टिविटी इतनी थी। बाद में क्या हुआ, कंडक्टिविटी आपके 2 आयन थे 2 लीटर के अंदर, 2 आयन थे 2 लीटर के अंदर, तो कंडक्टिविटी क्या हो गई 1, यानी यहाँ पे आप बता सकते हैं कि डाइल्यूशन जैसे जैसे इंक्रीज कर रही थी ना, कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, कंडक्टिविटी वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि कंडक्टिविटी की वैल्यू तो डिक्रीज होती है डाइल्यूशन के दौरान, लेकिन वॉल्यूम तो अब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, ये इतना कम नहीं हो रहा जितना ये इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम तो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होता है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये हमारा क्या है पूरा मतलब इसका सॉल्यूशन है कि किस तरीके से ये डिपेंड करती है डाइल्यूशन पे या फिर कंसंट्रेशन के थ्रू या फिर ग्राफ के थ्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।